तवज्जो दे कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जदा जनाब मोहम्मद शाहिद आलम साहिब आज़मीन हज से खिताब कर रहे हैं। हेडफोन इस्तेमाल करके गौर से सुने, बहुत ही अहम सेक्शन है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़िज़ कौंसल जनरल साहब आली जनाब शाहिद आलम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो डायस पर तशरीफ़ ले जाएं। और जनाब जब तक तशरीफ़ लाते हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी ड्यूटी है, इसका लगभग तमाम तर हिस्सा जो भी आप काम करेंगे उन सब पर निगरानी, निगहबानी और तमाम तरह की जो इनायात हैं वो साहब की ही रहेंगी। तो बराह करम आप सुने, समझें और उस पर अमल करें। तो मैं बहुत ही अदब के साथ शाहिद आलम को मैं इनवाइट करता हूं फॉर दिस सेशन, प्लीज़। शुक्रिया सीईओ साहब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जैद सर का शुक्रिया अदा करता हूं सर, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके सामने आ सकूं और मुखातिब हो सकूं। और जैसे कि सीईओ साहब ने हमारी सभी की बातें, दिली बातें बताई हैं, और मेरा तजुर्बा सर के साथ में 1 साल से ज़्यादा का है काम करने का, तो मैं बिल्कुल यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि जिस तरीके का सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है हज कमेटी ऑफ इंडिया को या हमें, ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द लास्ट 1.5 ईयर समथिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा सर सपोर्ट, और इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे इस साल इंशाल्लाह। आप हज में देखेंगे कि किस तरीके से गुज़िस्ता सालों में भी अच्छा काम किया, लेकिन इस साल और किस तरीके से बेहतर कर पा रहे हैं, ये इस साल आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं जो हज करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आप चंद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये हज करने को ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपको मौका दिया, तो आप बहुत खुश नसीब इंसान हैं। दूसरी खुश नसीबी आप इस बात की है कि आप ना केवल दूसरे हाजियों के साथ हज में उनके साथ में रहेंगे, बल्कि उनके लिए खिदमत करने का भी एक मौका मिला है आप लोगों को। तो आप इस खिदमत और जज्बे के साथ में जब जाएंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस खुश नसीबी के साथ में बदनसीब वो लोग होंगे जिनको इतना अच्छा मौका मिलने के बावजूद भी अगर वो अपने तरफ से कुछ कोताही कर पाएँ, तो आपको जवाबदेही, मुझे तो खैर एक अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के नाते आपको जवाबदेही तो देनी ही है, ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने आप को जवाब देना है और आपको अपने अल्लाह को जवाब देना है। तो अगर आपने अपने कोई कमी की, कोई वीकनेस की, कोई कोताही की जो जानबूझ के हो गई, या आपने कोई गफलत में पड़ गए, तो उसका खमियाजा ना केवल पूरे हाजियों को होगा जो आपके साथ में अटैच होंगे, बल्कि आपको खुद को होगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं रहेगी। तो मैं इसी के साथ में अपनी जो कुछ बातें हैं आपके सामने शायर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, कई सारे मेरे चेहरे जो हैं जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ पहले भी और मिल चुका हूँ, लेकिन हर साल जो है हज की तैयारियाँ जो होती है, हर साल जो सऊदी अरब में जो इंतज़ामात होते हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। तो अगर आपने उम्रा या हज कर चुके हैं पुराने सालों में, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपी सेम टू सेम हो, कुछ चीज़ें तब्दीलियाँ होती हैं, और ये तब्दीलियाँ अच्छी के लिए होती हैं। लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग भी नई चीज़ें लाते हैं, उसी तरीके से सऊदी हुकूमत भी नई चीज़ें लाती हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें कि क्या ये नई तब्दीलियाँ आई हैं वहाँ पे, और कैसे हम उस तब्दीलियों से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएँ। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शुरुआत हुई है वो एयरलाइंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है SBI ने जो आज दिया है फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एयरलाइंस के जो बातें हैं वो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आपकी जो ड्यूटी होगी वो तो हिंदुस्तान से तो शुरू होगी ही, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो आप
जैसे ही आप सऊदी अरब के सरजमीन पे कदम रखेंगे तो आपका सबसे पहला काम रहेगा हाजियों को असिस्ट करना एयरपोर्ट पे, जिसमें आपको उनके हेल्थ कार्ड हैं वो सऊदी अथॉरिटीज़ को देखते हैं, चेक करते हैं, उसमें आपको असिस्ट करना होगा। किसी ने पासपोर्ट उसको सही से नहीं मिल पा रहा है तो उसको पासपोर्ट देखना होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी का पासपोर्ट गुम हो गया है तो कैसे इंडियन हज मिशन के स्टाफ के साथ में मिल करके उस हाजी की खिदमत करनी होगी। तो ये सबसे पहला और बड़ा काम जो होगा वो बिल्कुल एयरपोर्ट से आपके साथ में शुरू हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा अफसोस ये बताने में ये होता है कि मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि खादिमुल हुज्जाज जो हैं एयरपोर्ट के वक्त में कई बार जो है मान लीजिए उन्होंने अपना प्रॉपर ड्रेस नहीं पहना है, अगर आपने अपनी तारीफ नहीं, अपना तारुफ लोगों से नहीं कराया तो लोगों को ही नहीं मालूम रहता कि ये मेरा खादिमुल हुज्जाज है। तो इस तरीके की चीज़ें इंशाल्लाह इस बार नहीं आएंगी, क्योंकि हज सुविधा ऐप के ज़रिए इस चीज़ों को फर्दर मजबूत किया जा रहा है। लेकिन वही मैंने कहा शुरुआत में कि आपसे कोताही, आपसे गफलत अगर हुई तो ये प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो आप बिल्कुल अपने आप को पहचान बना दें कि हाँ मैं आपका खादिमुल हुज्जाज हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे एयरक्राफ्ट में हो या तुरंत एयरक्राफ्ट की इमिग्रेशन से पहले, तो मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे इस चीज़ को बताएं और मैं आपको इंडियन हज मिशन के स्टाफ के ज़रिए से आपको हेल्प करूँगा। तो ये एयरपोर्ट में आपकी असिस्टेंस वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो है बैगेजेस से रिलेटेड है। इस बार हज सुविधा ऐप में इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोकस दिया गया है, जिसके बारे में और तफसीली बात करेंगे। लेकिन एक जो स्लोगन है वो याद रख लीजिए, वो ये ध्यान रखना है, नो बैगेज विदाउट टैग, नो बैग विदाउट टैग। तो हर एक बैग में ये टैग होना चाहिए। वो टैग उनकी शिनाख्ती टैग होगी जिसके बारे में तफसीली जानकारी होगी। तो हर एक चेक इन बैग में ये जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर वो जानकारी रही तो समझ लीजिए उस बैग की वो पहचान है। अगर वो बैग की पहचान रहेगी तभी हम उस बैग को सही जगह पे सही सलामत में पहुंचा पाएंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे वहाँ पे बैगेज पहुँचता है, बैगेज जिद्दा से फिर मक्का पहुँचेगा या मदीना एयरपोर्ट से मदीना अकोमोडेशन में पहुँचेगा। तो जो बैगेजेस होते हैं वो अल्टीमेटली मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, कभी 6 से 8 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मिल जाता है। तो इसी को फोकस को ध्यान में रखते मैं ये सलाह देना चाहूँगा, जैसे कि अभी सऊदी एयरलाइंस के हमने कहा है कि जब आप हैंड बैगेज हैं तो हैंड बैगेज में कम से कम एक जोड़ी कपड़ा और अपना जो एसेंशियल जो आइटम्स है, मान लीजिए कोई मेडिसिन है विथ ड्यू प्रिस्क्रिप्शन, अगर प्रिस्क्रिप्शन के साथ में है वो ज़रूर रख लें, ताकि इन केस अगर आपको बैगेज अपने मेन बैगेज में मिलने में थोड़ी सी देरी हो तो लेकिन आप परेशान ना हो, हाजी परेशान ना हो। इसलिए जो हैंड बैगेजेस में एक जोड़ी कपड़े अपने ज़रूर रख लें। उसके बाद जिद्दा में जिद्दा हज टर्मिनल होगा और एक नया टर्मिनल 1 भी बना है। अभी हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हाजी टर्मिनल 1 में भी उतरेंगे, उसके बारे में और भी जानकारी आगे के चंद दिनों में मिलेगा। अब ये देखिए कि हज की जो पहली फ़्लाइट है वो 9 मई से शुरू होगी, तो अब आपके पास में बहुत ही कम वक्त बचा है। मुश्किल से अगर देखा जाएगा तो 20 से 25 दिन है, तो पूरी आपको तैयारियां इसमें कर लेनी चाहिए। मैं और बाकी बातें बाद में बताऊंगा कि मक्का या मदीना में किस तरीके से इस साल के इंतजामात होंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हाजी परेशान होते हैं, हर साल हम लोग ये कुछ ना कुछ केस देखते हैं और कई हाजी ऐसे भी होते हैं, बदनसीब हो जाते हैं, जो हज से महरूम हो जाते हैं। तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको तवज्जो देना है, फोकस देना है और अपने जो ग्रुप के हाजी को है उसको ये बताना है। सबसे पहली बात ये है कि कोई भी जो हम लोगों अक्सर ये हर साल ये देखते हैं कि हाजी जो हैं जब वो तवाफ़ कर रहे हैं या मदीने मक्के में जा रहे हैं तो कोई सामान नीचे गिरा हुआ है तो गलती से वो उठा लेते हैं, अच्छी नीयत से, ऐसे नहीं है कि कोई बुरी नीयत है, अच्छी नीयत से उठा लेते हैं और उसके बाद अगर वो इस तरीके होता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सऊदी अथॉरिटीज़ उसको पकड़ लेते हैं, फिर उनको सफाई देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़मीन में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं, मताफ एरिया में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उसको ना उठाए, उसको रहने दें। जो सऊदी ऑफिशियल्स होंगे अल्टीमेटली उठा के उसको सही जगह पर रख देंगे। तो इस चीज़ को आपने अपने ग्रुप के हाजियों को थोड़ा सा फोकस करके बताना है। दूसरा ये बताना है कि कोई भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है वहाँ पे देखेंगे कि आपका रास्ता सीधा है, मान लीजिए आपको हरम शरीफ जाने का रास्ता सीधा है, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी ऑफिशियल्स नज़र आ जाएंगे जो आपको दूसरे डायरेक्शन में मोड़ने के लिए कह देंगे। तो आपको ये हाजियों को समझना होगा कि आपको किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर से लोकल सऊदी सिक्योरिटी ऑफिसर से बहस नहीं करनी है, आर्गूमेंट नहीं करना है।
पिछले साल एक केस आया जो मीना में कुछ एक हाजी ने उनके साथ में आर्गुमेंट कर लिया, इनफैक्ट ज़्यादा इंसिडेंट्स भी हो गया, उससे उसको पकड़ लिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, वो आप अपने ग्रुप के हाजियों को ये बताना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा जो कि उम्रा के में भी ये बहुत ही पाया गया है, जिसकी वजह से कई हाजी को परेशानी हुई है, वो ये है कि कोई भी हरम शरीफ के दायरे में, चाहे वो मक्का या मदीना में है, कोई भी बैनर डिस्प्ले करना, कोई अपने फ्लैग को डिस्प्ले करना या किसी भी किस्म का शिनाख्ती डिस्प्ले करना ममनुआ है, बिल्कुल सख्ती तौर पे मना है। और अगर आपने ऐसा डिस्प्ले किया और चले भी गए और आपने पोस्ट कर दिया या कहीं से पता चल गया, तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद सिक्योरिटी ऑफिसर्स आकर के आपको पकड़ सकते हैं। और ऐसा उम्रा के केसेस में काफ़ी हम लोगों ने पाते हैं, और हज के केसेस भी पिछले सालों में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं। तो आपसे तमाम गुजारिश है कि आप अपने हाजियों को, ग्रुप के हाजियों को इस चीज़ को बताएं। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी मना है। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली 2-3 हाजी एक ऐसे हम लोगों ने देखा जिनको पकड़ लिया गया कि वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे। कमर्शियल एक्टिविटी क्या था, वो पेशे से नाई थे, उन्होंने वहाँ से हिंदुस्तान से उस्तरा लेके आए और उन्होंने वहाँ पे वो शुरू कर दिए। उसकी वजह से सऊदी सिक्योरिटी ने उसको पकड़ लिया। तो किसी किस्म के कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल मना है। किसी भी कमर्शियल क्वांटिटी में कोई आइटम लाना बिल्कुल मना है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई भी दीगर अशिया हो। इस पर आप तवज्जो दें, आप अपने हाजियों को बताएं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, ये बहुत ही ज़रूरी है, खासकर आजकल जब हम देख रहे हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया हो गया है। कोई भी इंटरेक्शन मीडिया का, आपका कोई भी इंटरेक्शन अलाउड नहीं है। जो भी इंटरेक्शन होगा मीडिया से, चाहे लोकल मीडिया से चाहे इंटरनेशनल मीडिया से, ये जो कंसर्न ऑफिशियल्स है वही करेंगे, जैसे कौंसल जनरल, एम्बेसडर या मिनिस्ट्री से। आप में किसी को भी मीडिया में कोई भी बाइट्स, कोई भी इंटरेक्शन नहीं देना है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन में आएगा। अगर किसी ने भी ये पाया गया कि हाँ आपने कोई आउटसाइड अपना मीडिया इंटरेक्शन दिया, कोई बाइट दिया, कुछ क्लिप्स भेजी इस तरीके का जो कि सही नहीं था या प्रॉपर चैनल से नहीं था, तो आई विल मेक इट श्योर दैट डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन। सो प्लीज डोंट गो इनटू दैट एरिया। एक ये है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक्टिविटी नहीं करनी है। आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरा हज जो है वो एक टीम वर्क है। अगर टीम वर्क स्ट्रांग रहेगा, आपस में इत्तेहाद रहेगा, इंडियन हज मिशन ऑफिशियल स्टाफ के साथ में मिलकर आपका ताउन रहेगा, दोनों साइड से ताउन रहेगा, तो हज बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे ख्यालात के साथ अगर आप जाते हैं, कुछ अगर लोग ऐसे जाते हैं कि चलो नहीं किसी तरीके से प्रॉब्लम ही क्रिएट करना है या किसी भी प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर देना है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में, किसी कमरे में कोई एसी की प्रॉब्लम है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आप जो है उस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर दे रहे हैं कि देखिए पूरा बिल्डिंग ही ख़राब है, पूरा बिल्डिंग की ऐसी प्रॉब्लम है, और जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं तो ना केवल हाजियों के बीच में खौफ का माहौल पैदा करते हैं जिससे उनके हज में तकलीफ़ें बढ़ सकती है, बल्कि आप इंडियन हज मिशन के दूसरे लोगों के, दूसरे खादिम हुज्जाज के खिलाफ भी नाइंसाफ़ी करते हैं, क्योंकि वो लोग भी दिनों रात मेहनत कर हाजियों की खिदमत दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक्टिविटी ना करे, कोई भी इस तरीके की हरकतें ना करे जिससे आपके इंडियन हज मिशन या आपके लोगों को प्रॉब्लम हो। देखिए, हम लोग जब बाहर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो मैं कोई ये टैग लगा के नहीं जाता हूँ कि मैं इंडिया का कौंसल जनरल हूँ, या एम्बेसडर को एक टैग लगा के नहीं जाते हुए इंडिया का एम्बेसडर है। हर एक इंसान जो हिंदुस्तान से बाहर किसी कंट्री में के किसी मुल्क में जाता है वो उस कंट्री का एम्बेसडर होता है। आप सभी लोग एक एम्बेसडर हैं, आप सभी लोग एक कौंसल जनरल हैं। तो आपकी जो सलूक है, आपका जो बिहेवियर है, किस तरीके का बिहेवियर आप पब्लिक में डिस्प्ले करते हैं, उससे आपका नाम होता है, उससे आप हिंदुस्तान का नाम होता है। तो आपको ये बिल्कुल जहनी तौर पे बैक ऑफ माइंड में हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारे किसी ऐसे बिहेवियर से हिंदुस्तान का नाम खराब ना हो। अगर हिंदुस्तान का नाम खराब हुआ तो सारी चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि आप एम्बेसडर हैं, आप कौंसल जनरल हैं, आप खादिम हुज्जाज हैं, आप एक हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान का एक बहुत
बहुत ही ऊंचा मकाम है सऊदी अरब और दूसरे कंट्री के मुल्क के बीच में। जब भी वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हाजी और खादिम हुज्जाज का नाम लेते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अदब से लेते हैं। तो ये आपसे पुराने जो लोग हैं उन लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों ने ये अर्न किया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि कैसे आप इस चीज़ को बरकरार रखें और कैसे इस चीज़ को और फर्दर इम्प्रूव करें। तो इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा फोकस देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त आपको निगरानी नहीं कर सकता। आपकी निगरानी आप खुद कर सकते हैं, इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को ये ध्यान दें। और कई बार कई ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं कि किसी हाजी को कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो अगर वो हाजी एजिटेट हो रहा है तो आपको सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। हम लोग हमेशा ये बिलीव करते हैं कि हाजी इज़ ऑलवेज राइट। ठीक है, वो हो सकता है उसमें भी उसकी गलती हो, उसको कुछ जानकारी ना हो, लेकिन आप इस तरीके से बिलीव कीजिए कि हाजी इज़ ऑलवेज राइट। उसको खिदमत दीजिए बड़े सब्र के साथ में, उसको उसकी तकलीफ़ों को दूर कीजिए। जो आप कर सकते हैं उसको जानकारी दे दीजिए, जो आप जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो हमसे मुतालबा कीजिए, हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे और सही टाइम पे आपको उसकी जानकारी देंगे। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो कि बिल्कुल जनरल बातें हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो अलग अलग टॉपिक पे हैं। आप आज भी सेशन है मेरा, कल भी रहेगा। आज जो सेशन में जो बातें हैं वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी कोई क्वेरी है, कल का भी सेशन रहेगा, तो उस क्वेरी को आप नोट कर लें और अगर एक कॉमन क्वेरी रहेगी तो उसका एक कॉमन आंसर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले सिम कार्ड का इशू। तो सिम कार्ड में ये चीज़ है कि कोशिश ये करे कि अगर हिंदुस्तान से कम एक कवर में एक बंदा जो है वो रोमिंग लेके जाए, इंडियन रोमिंग नंबर वहाँ पे काम करता है, अच्छे से काम करता है। उम्रा में जो लोग जा रहे हैं उनका हम लोगों ने देखा है, ऑफिशियल्स भी जो जा रहे हैं देख रहे हैं, काम करता है। तो कम से कम एक इत्मीनान हो जाएगा फैमिली को कि हाँ सेफली पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे सिम कार्ड आपको जैसे मालूम है कि 3 बड़ी कंपनियाँ हैं, STC, मोबाइली, जैन, वो अपने अपने कियोस्क लगाते हैं। उसमें आप सिम कार्ड ले सकते हैं अपने हस्ब मामूल के हिसाब से, जितनी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से आप अपने सिम कार्ड के पैकेजेस ले सकते हैं। लेकिन सिम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए बायोमेट्रिक लेते हैं वो लोग, तो बायोमेट्रिक डेटा लेते हैं। अब ये देखा गया है कि कुछ जो हाजी, जो खासकर जो बुज़ुर्ग हाजी हैं, 60 साल से ज़्यादा हैं, या कुछ ऐसे हाजी जो मैनुअल वर्क ज़्यादा किए हैं, तो उनके हाथों की जो लकीरें हैं वो थोड़ी सी धुंधली हो जाती हैं। तो बायोमेट्रिक में कभी कभार वो परेशानी या दिक्कत आती है। तो लेकिन ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन ये है कि उसके जो कवर के दूसरे साथी हैं वो उनके मदद कर दे। लेकिन ऐसी कुछ चंद दिक्कतें आती हैं, लेकिन पुराने सालों के मुकाबले पिछले सालों में ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। तो ये एक्टिवेशन होने के बाद में अपने हिसाब से पैकेजेस वगैरह ले सकते हैं। और ये जो सिम कार्ड जो है वो एयरपोर्ट पे बहुत ही कम वक्त मिलता है कि एयरपोर्ट में आप सिम कार्ड को ले पाएँ। इसलिए जो अकोमोडेशन होगी, चाहे मदीना है चाहे वो मक्का है, तो अकोमोडेशन के आसपास ये सारी जो कंपनियां हैं वो अपना कियोस्क लगाती हैं, अपना बूथ लगाती हैं। तो उस हिसाब से आप अपने टाइम के हिसाब से, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको ले सकते हैं। दूसरा, जैसे कि अभी पहला सेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहा था, वो था सऊदी रियाल का। तो ये आप ज़रूर ये इंश्योर कीजिए कि आप अपने जो ग्रुप के हाजियों को ये बताएं कि कम से कम, अगर देखा गया है कि ऑन एवरेज कम से कम 1500 रियाल तो ज़रूर ले करके जाएं। आप उससे ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1500 रियाल का हर एक हाजी इंतज़ाम करे। क्योंकि मदीना में जैसे उनको बाहर में खाना खरीद करके खाना है तो उसमें खर्च आएंगे, कुछ छोटी मोटी अगर शॉपिंग करनी होगी तो वो कुछ खर्च आएंगे, कुछ इधर उधर जाने हो तो कुछ खर्च आएंगे। तो 1500 रियाल देखा गया है कि सही रकम है अभी के हिसाब से, इन्फ्लेशन वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए। इससे ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी। कोई ज़्यादा लेना चाहे तो ले भी सकता है। तो आप अपने हाजियों को ज़रूर बताएं। बाकी हमारे SBI से जो शख्स आए हैं उन्होंने काफ़ी तफसीली से आपकी सारी क्वेरीज़ को जवाब दिए हैं। अब कुछ बातें जो हैं वो मदीना और मक्का से रिलेटेड। देखिए, इस बार कोशिश की जा रही है, पिछले साल भी कोशिश की थी लेकिन इस साल बहुत ही बेहतर कोशिश हुई है। और कोशिश की जा रही है कि तमाम हमारे हिंदुस्तानियों को, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 एरिया है, एक मरकज़िया जो कि जिसमें होटल टाइप बिल्डिंग है और एक आउटसाइड गैर मरकज़िया जो बाहर की बिल्डिंगें हैं। तो कोशिश की जा रही है कि हमारे तमाम हाजियों को मरकज़िया के अंदर में अकोमोडेशन मिल जाए। इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि उम्रा के जो इस बार जो पिलग्रिम होंगे, जो उम्रा के लोग होंगे,
वो हाजी भी आ चुके होंगे, उम्रा के भी लोग रह चुके होंगे। 2022 से पहले ऐसा हुआ करता था कि उम्रा के लोग जो हैं वो हाजी के आने से पहले निकल जाया करते थे, लेकिन अब उम्रा के लोग भी रहेंगे, हाजी के लोग भी रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जो भी अकोमोडेशन मदीना में होता है उस पर थोड़ा प्रेशर होता है हज से होने से पहले। तो उस दौरान जो है कुछ अकोमोडेशन मरकजिया के बाहर में होता है। तो ये चीज़ें अभी देखनी होगी कि किस तरीके का ये आ गया है, शेड्यूल शेयर कर गया है, लेकिन ज़्यादातर ये कोशिश होगी कि मरकजिया के अंदर में है। अब आपकी ड्यूटी क्या है? एयरपोर्ट से तो हो गया, अब मदीना में आपकी ड्यूटी क्या है? मदीना में ये होगा कि जब हाजी चेक इन कर लें, चाहे वो मरकजिया में चाहे वो नॉन मरकजिया में, जब वो चेक इन कर लें और उनका रूम अलॉटमेंट हो जाए, तो आप उनकी तमाम जानकारी है इंडियन हज मिशन के ऑफिशियल के ताउन के मदद से ये सारी जानकारी दे दें, क्योंकि ये जानकारी जैसे ही मिल जाएगी तो हम अपने सिस्टम में इसको फीड कर देंगे कि हाँ फलाना हाजी मदीना में। मक्का में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मक्का में तो ऑलरेडी प्री अलॉटेड रहेगा, रूम भी अलॉटेड है, बेड भी अलॉटेड है। मदीना में जनरली जब हाजी जाते हैं, अकोमोडेशन में पहुंच जाते हैं, तो अपने आपस के इख्तियार से अकोमोडेशन लेते हैं, रूम लेते हैं। तो जैसे ही वो अकोमोडेशन रूम हो जाएगा तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी ये होगी कि आप जो है तमाम हाजियों की जानकारी जो है वो दे दें। दूसरा, तुरंत इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ वक्त में या 1 या 2 दिन के अंदर में जब हाजी अपना लोकल सिम कार्ड ले लें, तो लोकल सिम कार्ड की भी एक जानकारी हमें दे दें। उससे फिर हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि खुदा न खास्ता, मैं 2015 के भी हज में था जिसमें मीना की स्टैम्पेड हुई थी, क्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त में इस चीज़ों के और ज़्यादा वैल्यू समझ में आता है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा किसी इमरजेंसी में है, हज सुविधा ऐप में ये सब तमाम सारी चीज़ें को क्लियर इसमें हेल्प मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर ये आपका जो सऊदी वहाँ पे अगर हाजी नंबर लेते हैं, तो अगर वो नंबर हमें दे देंगे तो हमें उससे हेल्प मिलेगा हाजी को कभी कांटेक्ट करने में। तो आपकी दूसरी बड़ी सबसे जिम्मेदारी वहाँ पे ये रहेगी। तीसरी ये जिम्मेदारी आपकी ये रहेगी कि जो सामान जो हाजी का आएगा, तो यूजुअली 2 से 3 घंटे, 6 से 7, 8 घंटे तक में मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा वक्त मिलता है लेकिन मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए और नहीं मिल पा रहा है, हाजी परेशान हो रहे हैं, तो आप जो है इंडियन हज मिशन के ऑफिशियल से राब्ता कायम कर सकते हैं। हज सुविधा ऐप में भी बता सकते हैं, और मतलब हज सुविधा ऐप एक इम्पॉर्टेंट ऐप है, इससे आप बहुत चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पैरेलली अलग अलग चैनल भी आप डायरेक्ट इंडियन हज मिशन स्टाफ को भी बता सकते हैं, और कि ये फलाने हाजी का सामान नहीं मिल पाया है, या आप किसी हाजी का सामान देखते हैं जो कि जिसको लेने वाला कोई नहीं है, तो आप उसमें उस फैसिलिटी रहेगी जिससे आप बैगेज को पहचान पाएँ। तो पहला एयरपोर्ट की ड्यूटी के बाद में जब आप मदीना अकोमोडेशन में गए तो हाजियों के कौन से रूम में मिला है उसके बारे में देखना है। उसके बाद कुछ दिनों में उसका मोबाइल फ़ोन, उनके बैगेजेस वगैरह अगर कोई इशू आ रहा है तो उनके बैगेजेस का देखना है। अगर किसी हाजी का पैसे गुम हो गए हैं या कुछ ऐसी इश्यूज़ आ गए हैं तो आप इंडियन हज मिशन स्टाफ के साथ में या इंडियन हज मिशन के साथ में राब्ता कायम कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ मरकजिया में या मक्का मदीना में अक्सर हाजी बोलते हैं कि भाई मैं रूम जो है इसमें इस बिल्डिंग में हाजी के कैपेसिटी से ज़्यादा हाजी रखे जा रहे हैं या रूम से ज़्यादा रखे जा रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है। सऊदी ने ये निज़ाम कर रखा है कि हर एक बिल्डिंग को वो मेजरमेंट करते हैं, उनका अपना स्टैंडर्ड होता है और उसकी एक कैपेसिटी बताते हैं, एक रूम की कैपेसिटी बताते हैं, जो कि उनके पेपर में लिखा हुआ रहता है। वो पेपर बाकायदा रिसेप्शन पे रहता है। तो अगर किसी बिल्डिंग में ये लिखा हुआ है कि ये 100 हाजी इस बिल्डिंग में रहेंगे, तो 100 ही हो सकता है, 101 नहीं हो सकता। अगर 101 हुआ तो वो काफ़ी लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम में आएगा, उसमें काफ़ी जुर्माना होता है, बहुत सख्त कानून है वहाँ पे। तो जो भी उनका स्पेस इंटाइटलमेंट है, वो स्पेस इंटाइटलमेंट हमने डिसाइड नहीं किया है, वो स्पेस इंटाइटलमेंट सऊदी अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है, और वो सब के लिए एक समान है, सारे कंट्रीज़ के लिए एक समान है। तो उसमें जो स्पेस इंटाइटलमेंट है मदीना में या मक्का में, वो उसी हिसाब से वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है और रूम की कैपेसिटी उसी हिसाब से होती है। उसके बाद वहाँ मदीना में कोई भी कुकिंग या कैटरिंग नहीं है, तो घर कमरे के अंदर में खाना बनाना बिल्कुल मना है, नहीं बनाना है। आप वहाँ के आसपास रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट से हाजी अपना खाना खा सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ग्रुप के लोगों को इस चीज़ को फोकस करें, आप विज़िट करें, आप हाजियों के अकोमोडेशन में रूम में विज़िट करें, और इस तरीके के अगर कोई चीज़ पाते हैं तो आप उनको बड़े प्यार से समझाएं, मनाएं कि इस तरीके की चीज़ें ना करें।
अब कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई है पिछले सालों में कि फॉर एग्जांपल ऐसा क्या होता है कि अच्छी होटल है मदीना में और उसी के बीच में आपने हाजी कुछ है कमरे के बीच में एक रस्सी दो कील लगा के कमरे के बीच में कपड़े सुखा रहे हैं, इस तरह चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड जो है मान लीजिए अच्छे होटल का, वो हमें फिर वो कंप्लेन करता है, देखिए आपके हाजी इस तरह के काम कर रहे हैं। हम फिर अल्टीमेटली उसको ठीक करते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना होगा आपको हाजियों को कि देखिए रूम्स जो भी होते हैं, ये सारे रूम जो होते हैं चाहे वो मक्का या मदीना में, वो शेयरिंग बेसिस पे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको दूसरे हाजियों को दूसरे फैमिली के साथ में मिल के शेयर करना है। ये बात अलग है, किस्मत अलग है कि किसी का रूम मान लीजिए साइज छोटा है, 4 का ही रूम है, 4 बेड का ही रूम है, तो उसको फैमिली को एक ही मिल गया। लेकिन कहीं पे 6 है, कहीं पे 8 है, कहीं पे 10 है, तो 2 फैमिली 3 फैमिली इसको शेयर करते हैं। तो ये शेयरिंग रूम होता है मक्का में भी और मदीना में भी। लेकिन आपको अपने हाजियों को समझाना होगा कि ये ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि हर एक बेड की एक कॉस्ट होती है। तो आप ये बोलेंगे नहीं हमें एक्सक्लूसिव रूम चाहिए या हम फलाने कवर के साथ में नहीं रहना, तो ये मुमकिन नहीं है। एक बार जब अलॉटमेंट हो चुका होता है, चीज़ें हो चुकी होती है, तो ये मुमकिन नहीं है अभी। लेकिन अगर आपके पास में कोई रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं ये 2 कवर हम दोनों एक साथ क्लब होना चाहते हैं, भाई ये फैमिली एक साथ अलग होना चाहते हैं, तो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया में बता सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। लेकिन एक बार जैसे ही अलॉटमेंट रूम का हो गया अकोमोडेशन का, उसके बाद ये चीज़ें का रूम चेंज नहीं होता। तो इस चीज़ को आप अपने हाजियों को बताएं। बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी तमाम इश्यू है, चाहे वो कोई मेंटेनेंस इश्यू हो, चाहे वो पानी में कोई प्रॉब्लम आ गया या इशू आ गया, वो सारे रिलेटेड जो इशू है मदीना में, हम लोग उनके ऑनर या लैंडलॉर्ड से उसको डील करते हैं और कंसर्न सऊदी अथॉरिटीज़ को डील करते हैं। तो जब भी आप हमें कोई ऐसे प्रॉब्लम बताते हैं तो हम उनको उनके साथ में डील करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम रिजॉल्वेबल है उसको जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाए। अब मरकजिया और नॉन मरकजिया बिल्डिंग में बेसिक डिफरेंस आपको मालूम है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं बता देता हूं कि मरकजिया बिल्डिंग में ऐसा है कि होटल टाइप तो है, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज आते हैं। इश्यूज क्या है, आप सबसे बड़ा देखते होंगे लिफ्ट में, कि लिफ्ट की जो कैपेसिटी है, मान लीजिए 6 या 7 लिफ्ट है, तो आपको जब हाजी नमाज पढ़ने के लिए उतरता है या वापस जब जाता है अपने कमरे की तरफ, तो उसमें वक्त लगता है, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, लेकिन उसी में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लाइन में नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। लेकिन अगर आप हाजी जो है अपने हाजी को, अपने ग्रुप को तरीके से समझा दे कि भाई नमाज के बहुत पहले कब्ल निकल जाएं, थोड़ा रुक के आएँ, तो आपको लिफ्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। या इस तरीके से आप जाएँ कि आप 2-3 नमाजें एक साथ कवर कर लें। तो ये मरकजिया के होटल में ये इश्यूज़ देखा गया है। जो मरकजिया के बाहर के होटल हैं उसमें ये देखा गया है कि जो वो फ्लैट टाइप अकोमोडेशन होता है, तो उसकी जो होटल टाइप में उससे वो डिफरेंट रहता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मरकजिया के जो एरिया है आउटसाइड जो है, तो पहले कई सारी बिल्डिंगें वहाँ पे थी गैर मरकजिया में, वो सारे डिमोलिश हो गए पिछले 1-2 साल के अंदर में। तो जो बिल्डिंग है मरकजिया की, आउटसाइड मरकजिया की, वो थोड़ी सी और दूर पे चली गई है। ये वहाँ का सिस्टम हो गया, वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आउटसाइड मरकजिया में अकोमोडेशन मिला है, अगर हाजी वहाँ से आ रहे, तो थोड़ी दूरी उनकी हो जाएगी। तो उसमें दिन में, रात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दिन में आप उस हिसाब से छाता लेके चले, पानी लेकर के चले और ये सब चीज़ें लेके चले। देखिए हज के बारे में आपको मुझे नहीं बताना, आप लोग खुद जानते हैं कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हज में। माली आपकी कि क्या माली हैसियत है, जिस्मानी, और तीसरा रूहानी। रूहानी तो खैर सबका एक इंडिविजुअल है, माली आप देख चुके होंगे, हाजी देख चुके होंगे, लेकिन जिस्मानी भी एक इबादत है। वहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल एकदम एक किसी टूरिज्म की तरह होगा, वैसा भी नहीं। आपको मशक्क़त वहाँ करनी पड़ेगी। आपको जो वेदर कंडीशन है वहाँ पे, जो गर्मी है उसको झेलना पड़ेगा, जो भीड़ होती है हरम में उसको देखना पड़ेगा, जो मशायर में जो लंबी चलना है तो उसको चलना पड़ेगा। इसमें अगर आप सोचेंगे कोई शॉर्टकट निकल आए तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह शायद ये जिस्मानी टेस्ट लेकर के भी आपके दिलों की कैफियत देखना चाहता है। माली तो आपका ले रहा है, रूहानी भी आपका रहेगा, लेकिन जिस्मानी भी एक टेस्ट होता है। तो इसमें आप किस तरीके से सब्र करते हैं, सब्र का दामन बांधे रखते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने हाजियों को ये चीज़ों के बारे में बताएं। पिछले साल जो है, जो सऊदी सिस्टम ने एक नया सिस्टम अपनाया, खासकर रियाजुल जन्ना या रौदा में ज़ियारत करने का।
कई लोग बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप किसी भी वक्त में जाएं, ख्वातीन अलग और हजरात अलग, आपको रियाजुल जन्ना मिल जाता था। लेकिन अब पिछले साल में खासकर हज के बाद में उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, जो अभी उम्रा में भी है, वो है नुसूक के जरिए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम है, उस ऑनलाइन सिस्टम में ये अभी फ़िलहाल जो है इंडिविजुअल उम्रा वाले लेते हैं परमिशन, उसके बाद उसका ही चेक करने के बाद में रियाजुल जन्ना जाने का मौका मिलता है। अब उसमें अपॉइंटमेंट स्लॉट बहुत ही कम मिल रहा है, ये देख रहा हूँ, अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसमें। खैर, तो अभी ये मुमकिन है कि पिछले सालों की तरह इस साल में भी क्या करेंगे कि हर एक मिशन को एक ग्रुप वाइज में निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आज हमारे 5000 हाजी मदीना में हैं, तो 5000 हाजी के लिए वो नुसुक में दे देंगे कि 5000 ग्रुप के लिए आपको हम रियाजुल जन्ना का देते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी, अब मैं बोल रहा हूँ अनादर जिम्मेदारी क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी उस वक्त में ये रहेगी कि आपको ये मालूम करना है कि आपके ग्रुप का रियाजुल जन्ना का कब पासेस मिला है, और आप अपने लोगों को ये बताएं कि भाई ख्वातीन को या हजरात को कि इस वक्त में ये इतना से इतना टाइम तक हमें रियाजुल जन्ना का परमिशन मिला है, हमें उस वक्त में करना है। अगर वो परमिशन ने अवेल नहीं किया, आपने इस चीज़ को नहीं लिया, मैं पिछले साल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ, तो फिर वो परमिशन दोबारा मिलना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन के बराबर है। तो आपकी ये ख्वाहिशात अधूरी रह सकती है, हाजियों की ख्वाहिशात अधूरी रह सकती है। इसलिए जो ग्रुप में परमिशन मिलेगा तो उस ग्रुप के साथ में आपको ये देखना होगा कि उस वक्त में रियाजुल जन्ना जा पाएँ। उसके अलावा मदीना में और भी कई सारी जगह हैं जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दीनी इससे एक अच्छा मकाम रखते हैं। उसके बारे में हज सुविधा ऐप में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उनका लोकेशन है जो आगे आपको मिलेगा। तो मदीना में ये कर सकते हैं काम, और कोशिश यही रहती है कि सभी लोगों को 40 नमाजें मिल जाएं, और यही दुआ करूँगा कि सभी को ये चीज़ें मिल जाएं। उसके बाद मदीना से मक्का जब आप आ रहे होंगे तो एक चीज़ को ये देखा गया है कि देखिए मदीना से मक्का आ रहे हैं तो बस से आप आते हैं, स्टैंडर्ड अच्छी गुड बसेस होती हैं, लेकिन उसमें कैपेसिटी लगेज की बहुत ही कम होती है, तो सेपरेटली वो बैगेज ट्रक के ज़रिए भेजते हैं, चाहे वो मक्का से मदीना जा रहे हो या मदीना से मक्का आ रहे हो। तो मदीना से मक्का जब लोग आ रहे हैं तो ये देखा गया था कि वो उनका एक एडिशनल खजूर का बैग वो डब्बा बनाते हैं, और ज़्यादातर जो मिसिंग बैगेजेस के कंप्लेंट आते हैं 60-70% वो खजूर के ही आते हैं, और वो खजूर में ऐसा होता है कि उस डब्बे का कोई नामो निशान नहीं है, कि उस शिनाख्ती कोई चीज़ पहचान में नहीं आती। तो हमारे पास में खजूरों का डब्बा पड़ा हुआ रहता है जो आखिर हज तक रह जाता है, लेकिन कोई हाजी अपने इस डर से भी नहीं लेते हैं, मान लीजिए उनको खजूर का डब्बा मिस हो गया, अगर कोई खजूर का डब्बा पड़ा हुआ है जो उसको पूरी तरीके से इत्मीनान नहीं है कि ये मेरा है कि नहीं है, तो वो उसको लेते भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि भाई खजूर का डब्बा जो भी आप बना रहे हैं या हाजी बना रहे हैं तो अपने मेन बैगेज में ही रखें, और अगर इत्तेफाकन से एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो उसके बारे में सारी शिनाख्ती दें। तो ये ज़रूरी है, अगर उसमें शिनाख्त नहीं रहेगा, कुछ पहचान नहीं रहेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये इसका थोड़ा सा जो पिछले सालों में जो हो रहा था उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। दूसरा जो है, अब मैं मक्का में पहुंचता हूं। मक्का में अजीज़िया कैटेगरी में एरिया है, कई सारे, एक टाउनशिप हो जाता है, एक मिनी इंडिया हो जाता है। जब भी जो भी पुराने सालों में गए हैं उनको ये दिखने में लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है एक छोटा हिंदुस्तान बस जाता है, जो कि हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से, तमाम स्टेट से सब लोग आकर के अलग अलग जगह पे काम कायम करते हैं। करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है मेन हरम शरीफ से, तो इसके लिए बसों का इंतज़ाम होता है। वहाँ पे भी जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे भी शेयरिंग बेसिस पे अकोमोडेशन रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। और देखिए हाजी को अगर कोई फ़ोटो दिखा रहे हैं ना, तो आप किसी 5 स्टार होटल का फ़ोटो ना दिखाएं, जो एक्चुअल फ़ोटो है ना, जो आप पिछले सालों में देखें अकोमोडेशन, तो वो एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि चलो ये कंडीशन है, ये ऐसा ये है। तो अकोमोडेशन वगैरह अच्छी मेहनत की गई है इस बार टीम के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से टीम आई थी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, अभी भी वो आ रहे हैं, और उम्मीद है बहुत बेहतर फैसिलिटी इस साल इंशाल्लाह रहेगी। उसके बाद रूम की साइज़ वैरी कर सकती है, 2 से 3 बंदे का भी कमरा हो सकता है, 8 से 10 बंदे का, 11-12 बंदे का भी कमरा हो सकता है। तो ये सारे शेयरिंग बेसिस पे रहेगी। मक्का में जैसा कि जानते हैं कि हर एक 12 हाजी पे एक किचन होता है, हर एक 12 हाजी पे एक टॉयलेट फैसिलिटी, हर एक 30 हाजी पे एक किचन फैसिलिटी हर एक फ्लोर पे होती है।
आपको जो आपका जो रोल होगा वहाँ पे अपने ग्रुप के हाजियों का, कि कई ऐसे हाजी होंगे जो कि वेस्टर्न टॉयलेट पहली बार यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको थोड़े से हाजियों को ये बताना होगा कि कैसे वेस्टर्न टॉयलेट को यूज़ करना है। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहली बार ज़िंदगी में करते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट भी हम लोग पहली बार किसी न किसी वक्त में अपनी ज़िंदगी के में हम लोगों ने ये शुरू किया था। तो इसलिए आप अपने हाजियों को ये बताएं कि कैसे वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, कैसे टॉयलेट को क्लीन रखना है, क्योंकि वही टॉयलेट दूसरे हाजी के लिए भी यूज़ होगा। तो कैसे आप अपने टॉयलेट को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखें। दूसरा ये है कि किचन में जो सिलेंडर है या गैस बर्नर है उसको कैसे सेफली यूज़ करें, इसके बारे में भी आपको अपने हाजियों को बताना होगा, अपने ग्रुप के हाजियों को वहाँ पे बताना होगा। एक चीज़ ये देखी गई है कि एसी, चूँकि एसी गर्मी बहुत शिद्दत से होती है तो एसी चल रहा होता है हर एक बिल्डिंग में, हर एक कमरे में, तो ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग हो जाने की वजह से कभी कभार जो है जो बाहर की जो लाइनें हैं, इलेक्ट्रिकल वायर है, वो जल जाती है और उससे फिर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो सब जगह जाती है, यहाँ भी जाती है, सऊदी अरब में भी जाती है, ये तो भाई मशीन है, इक्विपमेंट है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन कभी बार ऐसा देखा गया है कि हाजी थोड़ा एजिटेट हो जाते हैं, मान लीजिए 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, क्योंकि ये जो ठीक करेगा ये सऊदी अथॉरिटी ही करेगा। हमारा इंडियन मिशन स्टाफ कुछ नहीं कर सकता, उसको टच नहीं कर सकता, ना ही कोई ऑफिशियल्स टच कर सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं। जो अथॉरिटी से आएगा वही टच करके वही ठीक करके जाएगा। तो उस वक्त में अगर हाजी एजिटेट हो रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस एजिटेशन को बढ़ाना नहीं है। आपकी ये जिम्मेदारी, मान लीजिए अगर बिल्डिंग में लाइट चली गई तो ठीक है, बसेज मौजूद है और या फिर अकोमोडेशन मौजूद है, तो आप हाजियों को बोलिए कि चलिए ठीक है, तब तक हम लोग हरम में चलते हैं, इबादत करते हैं, तब तक वापस आएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये सब सारी कुछ चीज़ें जो हैं होती हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े ही सब्र और इत्मीनान के साथ में आपको देखना होगा। उसके अलावा जो आपको जो बिल्डिंगें मिली होंगी, जिसकी जिम्मेदारी आपके हाजी की जो जिम्मेदारी होगी मक्का में, आपको वहाँ पे जाके देखना होगा। मैं स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस स्टेट के खादिम उल-हुज्जाज बिल्कुल जानते होंगे कि कुछ ऐसे स्टेट के खादिम उल-हुज्जाज जानते होंगे कि कुछ हाजी उनके कमरों में खाना बनाते हैं। ये बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। राइस कुकर ले लेंगे और कमरे में खाना बनाएंगे, हीटर ले लेंगे, लोकली परचेज कर लेंगे और कमरे में खाना बनाएंगे। अब आप कई बार हम लोग जब रैंडम इंस्पेक्शन में जाके देखते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा प्लग है, हो सकता है उसमें आयरन करने तक का भी पावर ना हो, उसमें आप रूम हीटर भी चला रहे हैं, उसमें राइस कुकर भी चला रहे हैं, और उसके बाद फिर वो लोड शेडिंग होगा। फायर इंसिडेंसेस भी हुए हैं पास्ट ईयर में, फॉर्चुनेटली कोई इंजरी या किसी तरीके का कोई चीज़ नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके का अगर इशू करते हैं, कमरे के अंदर खाना बनाते हैं, हीटर इस्तेमाल करते हैं जबकि किचन है, इस तरीके अगर करेंगे तो नुकसान होता है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देखना होगा। रैंडमली आप अपने हाजियों से मिले, कमरों में जाएं, अगर इस तरीके का कोई चीज़ हरकत कर रहे हैं तो आप उनको मना करें। 1-2 स्टेट ऐसे हैं जो लोकली हुक्का बनाने में बड़े स्पेशलिस्ट है, पता नहीं कैसे वो जुगाड़ कर लेते हैं। वो जमजम का कैन को उसके पाइप में मिला के, अब मैं देखता हूँ कि क्या जुगाड़ बनाया है। तो अब वो दिनों रात मतलब हुक्का भी चल रहा है कमरे के अंदर में। कारपेट है, कारपेट के ऊपर गरम हुक्का चल रहा है, कारपेट जल गया। लैंडलॉर्ड बाद में आके हमसे कहता है कि भाई हमारे कारपेट जल गए। खैर वो जोक्स असाइड, लेकिन ये इस तरीके का चीज़ें को परहेज़ करें, अपने हाजियों को समझाएं प्यार से, सब्र से, कि ये चीज़ें ना करें जिससे आग लगने का खतरा है। उनकी जान का तो खतरा है ही, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से किसी और के भी जान को खतरा हो जाए। तो ये अपने हाजियों को ये बताएं कि चीज़ें ना करें। वाईफाई रहेंगी कमरे बिल्डिंगों में, लेकिन चूंकि वहाँ पे इतनी छोटे से एरिया में इतनी तादाद में लोग रहते हैं कि आपका 5G भी कभी कभार 2G हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि कई कभार वाईफाई रिसेप्शंस रूम में वीक हो सकती हैं, रिसेप्शन में वीक हो सकती हैं। थोड़ा सा सब्र और इत्मीनान से काम ले, लेकिन ये सब चीज़ें फैसिलिटी वहाँ पे रहेंगी। और बेड शीट्स, पिलो कवर, ये सब चीज़ें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो आप अपने हाजियों को ये समझाएं कि जब आएँ तो अपने सामान के साथ में अपने हिसाब से बेड शीट, पिलो कवर अपने हिसाब से ले आएँ, या वहाँ पे सैनिटरी आइटम्स वगैरह ले लें।
जो वहाँ पे क्लीनिंग होती है, मक्का में खासकर मैं बता रहा हूँ, वो कॉमन एरिया में होती है। वो कमरे में जाके क्लीनिंग नहीं करते, क्योंकि पास्ट में ऐसे इश्यूज हुए थे कि कंप्लेंट आ गए थे कि मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बिल्डिंग जो ऑनर है या लैंडलॉर्ड है या हारिस है, जो क्लीनर है, वो कॉमन एरिया को ही क्लीन करता है। इसलिए आपको अपने हाजियों को अपने कमरे की सफाई की जिम्मेदारी खुद लेनी है, इसलिए साफ रखना है, चीज़ों को ठीक रखनी है। कॉमन एरिया की जिम्मेदारी जो है वो लैंडलॉर्ड इन सब की है। इसको ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमेशा ये कंप्लेन आते रहता है, भाई मेरा कमरा साफ नहीं हुआ। तो ये यही कारण है। और जो भी मेंटेनेंस इश्यूज वहाँ पे होती है, चाहे वो एसी से रिलेटेड हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बेड से रिलेटेड हो, तो कई हर सुविधा ऐप है जिसके ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आप वहाँ पे जा कर के वहाँ के जो हारिस है या रिसेप्शन पे जो लोग बैठा हुआ है उस पर उसको चीज़ को बारे में बताएं कि भाई हमारे कमरे में या हमारे हाजियों को ये परेशानी हो गई। वहाँ पे एक रजिस्टर भी रहता है, उस रजिस्टर में लिख दीजिए, ताकि हमारे जो ऑफिशियल्स सुबह शाम जब जाएंगे तो उसको चेक करेंगे। आप भी उस चीज़ को देखिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इशू है तो आप उस चीज़ को लिखिए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को वो देखा जाएगा। मेंटेनेंस इश्यूज़ या पानी कभी किसी बिल्डिंग में ख़त्म हो गया, या वाटर टैंकर से पानी आने में देर हो गया, या डिस्पेंसरी या कुछ ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ों के लिए जो मेंटेनेंस इश्यूज़ उसको लैंडलॉर्ड के साथ में लेकर के या सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ में लेकर के उसको सॉल्व किया जाता है। और आप सभी तमाम लोग ये जानते हैं कि मक्का में ऐसा ब्रांच ऑफिसेज या डिस्पेंसरी सेटअप किया जाता है ताकि तमाम हाजी को लिए ज़्यादा दूर ना पड़े। देखिए, एक ही इंडियन हज मिशन हो सकता है, इंडियन हज मिशन का ऑफिस एक ही हो सकता है, लेकिन उसके अलावा उसके बहुत सारे ब्रांचेज हम लोग बनाते हैं। करीब 16 या 17 ब्रांचेज इस बार हम लोग मक्का में बनाएंगे। उसी के साथ में डिस्पेंसरीज भी होगी, हॉस्पिटल भी बनेंगे, 3 या 4 हॉस्पिटल बनेंगे। ख्वातीन के लिए स्पेशल, जो खासकर फीमेल विदाउट मेल महरम जो जा रहे हैं, गैर महरम, कि उनके लिए खासा तवज्जो दे के एक अच्छा ब्रांचेस बनाएंगे, अच्छी हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छी डिस्पेंसरी होगी, एक स्पेशली फोकस रहेगा। तो ये जो ब्रांच ऑफिसेज और डिस्पेंसरी साथ में बनाई जाती है, ये एक छोटा मिनी ऑफिस होता है। तो ये तमाम आपके जो हाजियों के जो लोकल इश्यूज है उसको सारे डील करने के लिए ये एक सेटअप होता है, ऑफिस सेटअप। तो आपका ऑफिस आपके हाजियों से दूर नहीं होता, आपका डिस्पेंसरी आपके हाजियों से दूर नहीं होता, नज़दीक में ही है। आप उससे मुतालबा कर सकते हैं, अपनी तमाम जो चीज़ें हैं, परेशानियां बता सकते हैं। उसके अलावा जो बड़ी चीज़ें हैं अगर जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, वो अल्टीमेटली हमारे इंडियन हज मिशन के मेन ऑफिस में आता है और उस चीज़ को हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। एक चीज़ है मक्का से रिलेटेड, ये खास अकोमोडेशन से। उसके बाद है अजीज़िया ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, हम अजीज़िया का आप जानते हैं, मक्का जो आप जानते हैं कि मक्का का जो हरम शरीफ है उसके आसपास जो है वो पहाड़ियाँ हैं, उसके आसपास जो है वो टोपोग्राफी जो है वो पहाड़ियों वाली है। तो क्या होता है कि उसमें टनल्स हैं, टनल होते हैं। अब उस टनल के अंदर में जो बसें चली जाती हैं वो सऊदी अथॉरिटीज़ के द्वारा चलाई जाती है। अब मान लीजिए हाजी अकोमोडेशन से हरम शरीफ नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, तो टनल के लिए एक दूसरी बस होती है। तो आपको हाजी को क्या है कि वो जाना ही पड़ेगा। एक बस में, मान लीजिए अजीज़िया में आपने बस लिया, तो एक टनल से पहले आपको बस उतार देती है, फिर आप दूसरी बस लेते हैं। अब आपके पास में, हाजी के पास में डिमांड आता है, भाई हमको डायरेक्ट जाना है, हमको बस चेंज नहीं करना है, या बस चेंज करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखिए, ये वहाँ का निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए सऊदी अथॉरिटीज़ ने बनाया है, और हमको उस निज़ाम को फॉलो करना होता है। अगर उन्होंने ये कहा कि भाई आपको टनल में दूसरी बस लेनी है, तो मतलब आपको दूसरी बस लेनी है। मैं उसके अंदर में, या इंडियन हज मिशन उसके अंदर में बस नहीं चला सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पिछले सालों में ये देखा गया है कि 2 टनल इस्तेमाल होते हैं। एक महबसल जिन टनल है जो छाते वाला एरिया है, अम्ब्रेला वाला, और दूसरा जो है एक कुदै टनल है जो रिलेटिवली मोर ब्रॉड और ओपन है। तो ये इस बार भी ये चांसेस रहेंगे कि ये दोनों एरिया जो है ये इस्तेमाल होगा। अगेन बसेस चेंज करनी पड़ेंगी, ये तो वहाँ का निज़ाम है। उसके अलावा देखा गया है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अथॉरिटीज़ जो है वो बसेस का मूवमेंट भी रेगुलेट करती है कि किस वक्त में किस वक्त तक चल सकता है या चलना है। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको अपने हाजियों को, अपने ग्रुप हाजियों को ये बताना होगा।
खासकर जो जुमे की नमाज के लिए खास ताकीद करनी होगी। जुमे की नमाज में 9 बजे तक अपने अपने हाजियों को ये बताना होगा कि आप हरम शरीफ पहुंच जाए अगर आपको हरम में नमाज पढ़ना है, और फौरी तौर पे जब नमाज ख़त्म हो फौरी तौर पे ना निकले, क्योंकि दुनिया के तमाम हाजी जो है वो वापस उसी वक्त में निकलते हैं। अगर उस वक्त में भी आप रहेंगे तो भीड़ में शामिल होंगे, बहुत भीड़ होती है, स्टैम्पीड का भी खतरा होता है। हम लोग खुद मौजूद रहते हैं, ऑफिशियल्स भी मौजूद रहते हैं, इसलिए अगर आपको थोड़ी सी परेशानी या इससे दूर बचना है, परहेज करना है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने हाजियों को ये बताएं कि 2 बजे के बाद वहाँ निकले। 1 बजे तक नमाज फारिग हो जाता है, 1 घंटे में जो रश आवर है वो निकल जाएगा, और 2 बजे आप इबादत करके निकलिए, और तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। सारी बसेस सभी टाइम पे अवेलेबल रहेंगी, तो इस चीज़ को आप फोकस कीजिए। जैसे ही हज करीब आएगा वैसे वैसे ही अजीजिया में या मक्का में भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर आप पहले पहुंच चुके हैं मक्का में शुरुआती फ़्लाइटों में, तो आप अपने हाजियों को ये बताएं कि आखिरी के 8-10 दिनों में ज़्यादातर नमाजें जो हैं वो लोकल नमाजों में पढ़े, लोकल मस्जिदों में पढ़े, क्योंकि ये हुदूद हरम है, सवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो और मेन जो हज से पहले आप बीमार होने से भी बच जाएंगे, थकावट होने से भी बच जाएंगे। इस तरीके का अगर आप बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगी वहाँ पे। और अदाही से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि अदाही जो है वो जो भी हज कमेटी ऑफ इंडिया अदाही जिन लोगों ने ऑप्ट किया है, करीब 70,000 लोगों ने किया है, अभी तक ये जानकारी मिली है। तो खादिम हुज्जाज के ज़रिए हम उस अदाही को कूपन को हाजियों में देंगे जिन लोगों ने ऑप्ट किया है, और जिन लोगों ने ऑप्ट नहीं किया है वो वहाँ जाके लेना चाहते हैं। तो पहली बात ये है कि ऑथराइज्ड एजेंसीज वहाँ पे होती हैं, उसी से ले, अनऑथराइज से ना ले। इस बार शायद रकम 720 रियाल है जो वहाँ पे खरीदेंगे, और जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से ले रहे हैं उनके लिए 660 रियाल है। उसके बाद मेट्रो ट्रेन फैसिलिटीज़, मेट्रो ट्रेन फैसिलिटीज़ मशायर रीजन में मिलता है। इस बार करीब 50,000 हाजियों को मेट्रो ट्रेन फैसिलिटी मिलेगी। किन हाजियों को मिलेगी वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो सारा रैंडम होता है। तो वो इंशाल्लाह मेट्रो ट्रेन की ये चीज़ें वहाँ पे वो मिलेगी। उसके बाद जो मशायर का है, देखिए मशायर में जो इंतज़ामात हैं वो मेनली सऊदी अथॉरिटीज़ या सऊदी करते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। मशायर का जो सिस्टम है, चूँकि ये दुनिया के 25 लाख लोग वहाँ पे, कम से कम 25 से 30 लाख लोग एक साथ जमा होंगे मशायर में, मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, तो वहाँ पे भीड़ बहुत होगी, और उस भीड़ में सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसलिए सऊदी अथॉरिटीज़ है सब चीज़ें अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखती है। हम अपने हिसाब से मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि भाई हम मगरिब के बाद ही मूव करें या फजर के बाद ही मूव करें, तो ऐसे चीज़ें नहीं हो पाती है कई बार, क्योंकि सऊदी अथॉरिटीज़ को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने जो मुअल्लिम हैं उनको वो बताते हैं कि आप अपने हाजियों को फलाने वक्त मूव करेंगे। हर एक हाजी को इसी हिसाब से, अपने कैंप को उसी हिसाब से बताया जाता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है सभी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि जो भी सऊदी अथॉरिटीज़ ने बताए हैं, जिस हिसाब से बताए हैं, उसी हिसाब से उसी रूटीन को फॉलो करना है। अब मशायर के रीजन में 7 जिलहिज्जा की शाम को मूवमेंट शुरू हो जाएगा मीना जाने के लिए। बसेस जो हैं वो 2 राउंड लेती है। पहला एक बस लड़के हाजी को लेके खेमे तक पहुंचाएगी, उसके बाद बस वापस आएगी, फिर वो दूसरे हाजियों को लेकर के फिर जाएंगी। तो 2 रददैन कहते हैं इसको अरबिक में, 2 ट्रिप लेती है। तो कभी कभार ये देखा जाता है कि एक बार जाने के बाद में वहाँ से वापस आने में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक रहती है, तो हाजियों को बोले कि सब्र का दामन ना छोड़े। सब्र के जो इम्तिहान है मशायर में बिल्कुल लिया जाता है अल्लाह की तरफ से, तो सब्र का दामन ना छोड़े। और 7 जिलहिज्जा से ये मूवमेंट शुरू होगा, और 8 जिलहिज्जा को ज़ुहर तक इंशाअल्लाह सारे मूवमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो 8 जिलहिज्जा को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्यों? क्योंकि 8 जिलहिज्जा को तमाम हाजी होते हैं वो मीना क़याम के अंदर में होते हैं। अब क्या है कि मीना में स्पेस जो है वो 1 स्क्वायर मीटर से भी कम है, 0.98 स्क्वायर मीटर स्पेस है। तो ये स्पेस की जो कमी है ना वो महसूस होती है। मीना में एयर कंडीशनर नहीं है, वहाँ पे मीना में एयर कूलर है, आप लोग जानते हैं। और अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है
और पानी चूंकि वो वाटर कूलर है, अगर पानी गर्म है आ रही है तो वो इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम होती है। तो ये चीज़ें, स्पेस की कमी, सैनिटेशन में जो भी टॉयलेट है या बाथरूम फैसिलिटीज़ है वो लिमिटेड है, तो उस हिसाब से उसको यूज़ करना है। तो ये सब सारी जो कंस्ट्रेंट है वो चैलेंजेस वहाँ पे रहती हैं। इसको अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं आया है, जब आएगा आगे आने वाले फ्यूचर में तो वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सब सारी जो इश्यूज हैं ये रहेंगी, ये सारी चैलेंजेस रहेंगी और इसी में ये चीज़ें करनी है। उसके अलावा मुअल्लिम जो है वो सही टाइम पे अपना सुबह का, दोपहर का और रात का खाना देगा। अब ये देखा जाता है कि जब वो खाना तकसीम हो रहा होता है तो बिल्कुल उसके ऊपर जो जहाँ खाना बन रहा होता है वहीं पे हाजी पूरा भीड़ लगा देते हैं। तो जो ज़ईफ़ हाजी होते हैं या ख़वातीन होती हैं वो जा नहीं पाती है वहाँ पे, क्योंकि वो उसमें फ़ाइट नहीं कर पाती। तो इस तरीके की चीज़ें जो खाने के तकसीम में इत्तेहाद से काम ले, टीम वर्क से काम ले, मुअल्लिम के साथ में ताउन करें, ये अपने हाजियों को आपको ये बताना पड़ेगा। मान लीजिए खाने में डिले हो रहा है, कहीं पे खाना बनने में डिले हो रहा है या तकसीम में डिले हो रहा है, तो आप इंडियन हज मिशन के स्टाफ से, इंडियन हज मिशन में जो हमारी कैंप ऑफिस होती हैं उसमें आप अपना राब्ता कायम कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। उसके अलावा ये देखा गया है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है, चाहे वो बस की हो चाहे वो मेट्रो ट्रेन की हो, वो उसमें ताख़ीर होती है, भीड़ होती है। ये चीज़ें लाजिम है जब इतने बड़े स्केल पे हज हो रहा है, तो सब्र का दामन ना थामें। अगर आप बस में भी बैठे हैं लेकिन केवल यही सोच रहे हैं कि कैसे मीना से अराफात पहुंचना है, आप खैम में जाना है, और लेकिन बस में है और आप अराफात में पहुंच गए, तो इबादत शुरू कर दीजिए। इबादत करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं हम अपने कैंप पे जाके ही इबादत शुरू करेंगे, ये तो कोई सिस्टम नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इबादतें करते रहिए। और जो भी अदाही का जो सिस्टम होता है, उस अदाही में ये किया जाता है कि हम लोग उनके साथ में जो ताउन रहता है कि जोहर तक तमाम हिंदुस्तान के जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से लिए, जिन्होंने ऑप्ट किया था अदाही, उनके तमाम जो है वो अदाही हो गए होते हैं जोहर तक। तो फिर भी अगर कुछ लोगों की क्वेरी रहती है तो असर तक सेफली आप खोल सकते हैं, आराम अपना ये कर सकते हैं, लेकिन जोहर तक ये कोशिश रहती है कि तमाम जो हाजी के जो अदाही लिए हैं उनको कंप्लीट हो पाए। मेट्रो ट्रेन जिनको मिलेगा उनको बस नहीं रहती है वहाँ पे मीना मशायर जाने के लिए, उनका एक ट्रेन रहता है, ट्रेन का टिकट रहेगा, तो वो उसका इस्तेमाल करें। ये कुछ चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था, और मैं अगेन हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस बात के लिए मौका दिया कि मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें रख पाऊँ। जब आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे तो पिछले सालों में भी मैं ये करता था कि अलग अलग बैचेज़ में खादिम हुजाज को बुलाता हूँ और अलग अलग स्टेजेस पे उनसे क्या इश्यूज़ है उनको सुनता हूँ, और क्या हाजियों का या क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज़ आ सकते हैं आगे आने वाले वक्त में, उनको मैं ब्रीफिंग करता हूँ। तो ये करीब 2 या 3 मीटिंग मैं करता हूँ पूरे हज के दौरान में, एक तुरंत जाने के बाद में, एक में मीना कबल से आने से पहले। तो ये तमाम चीज़ें मैं वहाँ पे मैं बताऊँगा। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तरफ से मुझे बिल्कुल इख्तियार मिला है एज ए कॉन्सुलेट कि भाई मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का, तो मैं नहीं चाहता। देखिए मैं इसका तमाम एग्जाम्पल हमेशा मैं एक चीज़ से देना चाहता हूँ ऑन ए लाइटर नोट, कि सरकार जो है जितने भी पुलिस वालों के पास में बंदूक देती है, गोली देती है, और उनके पास में ये हथियार रहता है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला ये नहीं चाहता है कि वो कभी उस हथियार का इस्तेमाल करे। वो ये चाहता है कि सारे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से हो पाए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने मुझे ये हथियार दिए हैं कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश कभी नहीं होगी कि किसी भी खादिम हुजाज के लिए मैं वो हथियार इस्तेमाल करूं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ को ध्यान में दें और अच्छे से ताउन करें, एक दूसरे के इत्तेहाद रखें, और हमेशा याद रखें कि आप वहाँ पे एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का नाम आपसे है, हिंदुस्तान का नाम आपके हाजियों से है। शुक्रिया, जय हिंद।